ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी है। सुप्रभात। सभी को नमस्ते, हरिहर। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता और कोटि कोटि नमन। योगेश भैया के प्रति आदर। आज के सत्र में आपका मनपूर्वक स्वागत। कल से हम विकल्प एवं अध्ययन बिंदु पुस्तक पठन के पश्चात मूल्य पर आधारित प्रस्तुतियां सुन रहे हैं। तो स्वयं को व्यवस्थित करने के लिए मूल्यों का अभ्यास है। रूप, गुण, स्वभाव और धर्म, ये चार आयाम हम मानव होने के रूप में स्वयं में है और ये मूल्यों के अध्ययन से व्यवस्थित हो सकते हैं। हमारा स्वभाव परिवर्तन हो सकता है। हर इकाई में समाहित मौलिकता यही मूल्य है। तो बाबा जी ने 30 मूल्य बताए हैं: जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य। तो कल हमने जीवन मूल्य, सुख, शांति, संतोष, आनंद, इन मूल्यों को सुना था। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम मानव मूल्य सुनेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे इस ऑनलाइन सत्र के कुछ शिष्टाचार है। अगर इन शिष्टाचारों का हम पालन करें तो ये हमारे लिए एक अच्छा अभ्यास होगा और अध्ययन के लिए सुविधा भी होगी। जैसे कि तकनीकी शिष्टताएं, पृष्ठभूमि से आने वाली आवाजों से बचने के लिए ईयरफोन या हेडफोन का इस्तेमाल किया जाए। सटीक उपकरण और निर्बाध इंटरनेट कनेक्शन सुनिश्चित किए जाए। यदि संभव हो तो प्रस्तुतकर्ताओं ने अपना वीडियो ऑन करें। तो ये शिष्टाचार आज से अभ्यास होगा हमारा। और ठीक है, आज हम मानव मूल्य, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, इन मूल्यों पर प्रस्तुतियां सुनेंगे। मैं आमंत्रित करती हूँ जयश्री दीदी को। जयश्री दीदी। धन्यवाद दीदी। सभी को नमस्ते। बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, योगेश भैया के प्रति कृतज्ञता। आज दीदी थोड़ा इको आ रहा है। आज ग्रुप नंबर 5 मानव मूल्य के ऊपर अपनी प्रस्तुति रखने जा रहा है। तो सबसे पहले ग्रुप नंबर 5 के सारे सदस्यों के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। सभी उपस्थित भाई बहनों को सादर प्रणाम। सभी परिवारजनों को मेरा सस्नेह नमस्कार।
तो मानव मूल्य में सबसे पहले हमारे ग्रुप से मैं सौ जयश्री गजानन मेरी प्रस्तुति यहाँ रखने जा रही हूँ। जो एजुकेशनल कंटेंट का फॉर्मेट हमें दिया था, आरती बेटा जी ने हमारे सेशन लिए थे और हमने एजुकेशनल कंटेंट राइटिंग में ये जो भैया का प्रबोधन है ये लिखने का आग्रह किया था। उसी कंटेंट राइटिंग में मैंने लिखने का यहाँ प्रयास किया। ये जो मानव मूल्य है, इसकी जो प्रस्तुति है, इसका सारा प्रेरणा स्रोत मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद है, जिसके प्रेरणा स्रोत श्री ए नागराज जी है। बाबा जी को शत शत नमन करते हुए मैं मेरी प्रस्तुति यहाँ आरंभ करती हूँ। तो उस कंटेंट राइटिंग में सबसे पहला पॉइंट था प्रस्तावना। तो प्रस्तावना में मैं मानव मूल्य का तात्पर्य एवं इसकी आवश्यकता एवं प्रासंगिकता इसके बारे में रखना चाहती हूँ। मूल्य का तात्पर्य, जब मूल्य की हम परिभाषा देखने जाते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि प्रत्येक इकाई में निहित मौलिकता ही मूल्य है। जीवन मूल्य, मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य का प्रमाण परंपरा ही मूल्य है। मूल्य का अर्थ भाव भी होता है और भाव का अर्थ मौलिकता और मौलिकता का अर्थ जिम्मेदारी, भागीदारी भी होता है। हेलो, हाँ भैया। मौलिकता मतलब मौलिकता ही इकाई का स्वभाव, स्वभाव ही आचरण है। स्थिति में धर्म, गति में स्वभाव, संपन्न क्रिया इकाईत्व का अर्थ मौलिकता है। तो जो स्वभाव है वो स्थिति में जब है तब उसे हम धर्म कहते हैं और गति में जब हमारे वो आता है वही स्वभाव बनता है। स्वभाव का अर्थ है गुणों की उपयोगिता की स्वभाव संज्ञा है। हमारा जो गुण है सम विषम मध्यस्थ, उसकी जब हम उपयोगिता करते हैं तो उसी को स्वभाव हम कह सकते हैं। तो इकाईत्व में त्व शब्द आया है, तो त्व शब्द की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो त्व का अर्थ है आचरण। आचरण मतलब मानवीयतापूर्ण आचरण, जिसमें मूल्य, चरित्र नैतिकता का भाव है। अस्तित्व सहित मौलिकता मतलब त्व। मूल्य या मौलिकता वो महत्वपूर्ण आधार है जिनसे किसी भी इकाई की निश्चित पहचान होती है। मौलिकता का तात्पर्य रूप, गुण, स्वभाव, धर्म उन विशेषताओं से है जिसके आधार पर उस इकाई की निश्चित पहचान होती है। मौलिकताएं उनके रंग, रूप, आकार, आहार, विहार, व्यवहार, स्वभाव आदि से संबंधित है। दूसरे शब्दों में ये मौलिकताएं सामान्य रूप से उनके निश्चित आचरण के रूप में व्यक्त होती है। मानव में मूल्य बीज रूप में रहते हैं। संबंध समझ में आते ही मूल्य बहते हैं। मानव का अध्ययन करने पर हम पाते हैं कि हम मानव की परस्परता में एक दूसरे के साथ जीते हुए कुछ निश्चित मूल्य, भाव, आचरणों की अपेक्षा होती है। फिर मूल्य की आवश्यकता क्या है? मूल्य का अध्ययन करने से हमें क्या समझ में आता है? यही मूल्य की आवश्यकता है। तो 6 मानव मूल्य के बारे में बाबा जी ने हमें जो मार्गदर्शन किया उसकी स्पष्टता से हम अनुभवगामी विधि में समझदार होने के क्रम में मानव होने का अभ्यास कैसे करें ये समझ में आता है। मानव लक्ष्य को हमारी मानसिकता में स्थिर कर सकते हैं। लक्ष्य प्राप्ति के लिए भाव का विकास अगर ना हो तो विचार व्यवहारिक नहीं लगता। ध्येय विहीन होने से मानसिकता में अलग अलग प्रकार के द्वंद्व, प्रश्न चलते रहते हैं। लक्ष्य अगर बदलते रहते हैं तो विचारों में बदलाव और संबंधों में भी बदलाव दिखते हैं। व्यक्ति बदलते हुए दिखते हैं। मुझे दूसरा व्यक्ति बदलता हुआ दिखता है, दूसरे को मैं बदलती हुई दिखती हूँ, तो कौन बदल रहा है इसका निर्णय मानव मूल्य के अध्ययन से होता है। तो इस आवश्यकता के साथ लक्ष्य स्थिर होने के लिए भी
मानव मूल्य का अध्ययन आवश्यक है। लक्ष्य को सुनना, पठन श्रवण करना, फिर यही लक्ष्य है ऐसा स्थिर होने के लिए मनन, फिर प्रवृत्तियों का परिमार्जन होने से भाव विकसित होता है और लक्ष्य स्थिर होता है। ऐसे भाव 6 प्रकार के हैं जिन्हें स्वभाव कहलाते हैं, वही मानव मूल्य है। धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, यही मानव मूल्य है। इस मानव मूल्य के अध्ययन का जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य मैं यहाँ आपको बताना चाहती हूँ। मानव के अनिश्चित आचरण के कारण को समझना, मेरे जागृति और उसके प्रमाण के लिए मानव मूल्य का अध्ययन आवश्यक है। ये एक उद्देश्य मुझे यहाँ लगता है। समाज और परिवार व्यवस्था में भागीदारी के लिए, मान्यताओं का निराकरण व आकलन करने के लिए, भावी पीढ़ी के लिए मानवीय शिक्षा सहज रूप में उपलब्ध होने के लिए, मौलिकता व नैतिकता की पहचान होने के लिए, प्रवृत्ति का परिमार्जन होने के लिए, भूतकाल की पीड़ा, भविष्य की चिंता व वर्तमान से विरोध से मुक्त होने के लिए। तो इस मानव मूल्य का जो अध्ययन हम कर रहे हैं, उसके पीछे जो समाज में अभी हमें समस्याएं दिखती है, उस समस्याओं पर थोड़ा प्रकाश में यहाँ डालना चाहती हूँ। पहली समस्या है मौलिकताओं पर मलावरण। रूप, पद, बल, धन, संवेदना और अमानवीय विषय का मलावरण मौलिकताओं पर आना, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। दूसरी समस्या है मानव के लक्ष्य में दूसरा व्यक्ति होने से वर्धन, पर नारी, पर पुरुष, पर पीड़ात्मक कार्य व्यवहार दिखते हैं, संबंधों का शोषण दिखता है, अभाव दिखता है, प्रिय हित लाभ दृष्टिपूर्वक जीना, कम उत्पादन अधिक उपभोग की इच्छा, इसका परिणाम धरती तापग्रस्त, प्रदूषण, सभी मानव समुदाय असुरक्षित, ऐसी वर्तमान स्थिति का होना। तीसरी समस्या है कि वर्तमान स्थिति में परिवार में अशांति, अंतर्विरोध का सामना हर व्यक्ति कर रहा है। विश्वास की जगह विश्वासघात, स्नेह की जगह विरोध, सत्य की जगह असत्य, समाधान की जगह समस्या, धीरता की जगह अधीरता या दीनता, वीरता की जगह हीनता और उदारता की जगह क्रूरता दिखती है। 3 पीढ़ी के अंतर संबंध में अतृप्ति, परिवार में गलत मान्यताओं के आग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह, पूर्वाभ्यास से संबंधी का मूल्यांकन, इसका परिणाम दुख। वर्तमान शिक्षा में चैतन्य पक्ष का अध्ययन न होने से विद्यार्थियों में जिज्ञासा का अभाव होना, जीवन ज्ञान का अभाव होना, प्रचलित शिक्षा का व्यक्ति के आचरण पर प्रभाव होना। इस तरह इस समस्या को सॉल्व करने के लिए जब हम मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में मानवीय स्वभाव को समझने जाते हैं, तो हमारे ध्यान में आता है कि मानवीय स्वभाव जो है वो है धीरता। धीरता की परिभाषा है न्यायपूर्वक जीने में दृढ़ता एवं निष्ठा। धीरता का अर्थ है समझने के लिए धीरता। न्याय, धर्म, सत्य समझना है तो न्याय का अर्थ है मानवीयता के पोषण, संरक्षण, संवर्धन एवं मूल्यांकन के लिए संपादन क्रियाकलाप। दूसरी परिभाषा है न्याय की संबंधों की पहचान, मूल्यों का निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति। फिर तात्विक परिभाषा देखते हैं तो समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के अर्थ में हमारा कार्य व्यवहार, अध्ययन, उत्पादन, कार्य व्यवहार के अर्थ में होना, यही न्याय है। तो ये न्याय, मानव लक्ष्य, समाधान, समृद्धि के लिए धीरता है। दूसरा मानवीय स्वभाव है वीरता। वीरता की परिभाषा है अन्य को न्याय दिलाने की क्रिया में स्वशक्तियों का नियोजन, दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने में अपने भौतिक एवं बौद्धिक शक्तियों का नियोजन करना। तो न्याय की निष्ठा होने से न्याय स्पष्ट हुआ, वो न्याय दूसरों को उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त करना ही वीरता है। अपनी समाधान, समृद्धि का नियोजन कर पाना ही वीरता है। उसके लिए परिवार के कर्तव्य और दायित्व को समझना, सेल्फिश ना होकर सेल्फ डायरेक्टेड होना। सेल्फ डायरेक्टेड का अर्थ है कि हमारी जो
इच्छा विचार आशा में निरीक्षण क्षमता है, उसको मध्यस्थ क्रिया की ओर बनाए रखना। तो समाधान समृद्धि अन्य को मिले और उसकी भी अन्यों में प्रेरणा बने, उसके जो अभ्यास है वो समझने के अभ्यास ही वीरता है। फिर उदारता। उदारता की परिभाषा हम देखते हैं, तन मन धन रूपी अर्थ का उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशीलता के अर्थ में नियोजित करना। स्वयं का प्रयोजन व्यवस्था को बनाए रखना। प्रयोजन स्पष्ट होने से हम अपने तन मन धन को अर्पण समर्पण रूप में बनाए रखते हैं। इन भाव स्वभाव का नाम है उदारता। समाधान समृद्धि अभय बना रहे, उसके लिए निरंतर तन मन धन का समर्पण ही उदारता है। फिर अति मानवीय स्वभाव में आता है दया। तो दया की परिभाषा है, जिसमें पात्रता हो और उसके अनुरूप वस्तु न हो, उसे उस वस्तु को उपलब्ध करा देने की क्षमता। दूसरों जो जैसा है जी रहा है उसमें हस्तक्षेप न करते हुए उसके विकास में सहायक होना। तो दया का जो अर्थ है उसमें पात्रता शब्द आता है। तो पात्रता का अर्थ है ग्रहण क्रिया। हमें हम ज्ञान अवस्था की इकाई है, यही एक हमारी पात्रता है। और ग्रहण होता है जीवन में। जीवन में इच्छा विचार आशा रूपी कल्पनाशीलता के द्वारा हम वास्तविकताओं को कितना ग्रहण कर पाते हैं, वही हमारी पात्रता है। फिर कृपा। पात्रता वस्तु समीचीन है पर उसके अनुरूप पात्रता मतलब मानवीयतापूर्ण दृष्टि न्याय धर्म सत्य जो है वो नहीं है, उसको पात्रता उपलब्ध कराने वाली क्षमता या प्रयुक्ति। यहाँ प्रयुक्ति की परिभाषा अगर हम देखते हैं तो उपयोग सदुपयोग व प्रयोजन के अर्थ में तन मन धन रूपी अर्थ का नियोजन अर्पण समर्पण। कृपा मतलब पात्रता विकसित करने के लिए हमें हमारी जो जिम्मेदारी है वो स्वीकारनी होगी। जिम्मेदारी में हमें क्या स्वीकारना है? तो शिक्षा की जिम्मेदारी हमें स्वीकारना है। हमारी जिज्ञासा हमें बढ़ाना है। जीवन सुखी होने के लिए शोध प्रवृत्ति, इसी का अर्थ है जिज्ञासा। बाबा जी का वाङ्मय जो हमारे लिए कृपा है, वो पढ़ना है, सुनना है और यथावत सुनने के अभ्यास में शिफ्ट होना है। फिर करुणा। करुणा की परिभाषा में जिनमें पात्रता और वस्तु भी समीचीन न हो, उनको उसे उपलब्ध कराने वाली क्षमता या प्रयुक्ति। को उत्प्रेरित करना। तो बाबा जी का अनुसंधान हमारे लिए करुणा का भाव है, उपकार है। पात्रता नहीं है, योग्यता नहीं है, ऐसी स्थिति में पात्रताओं का विकास करना। पात्रताओं का विकास कैसे करेंगे? तो अनुकरण विधि से करेंगे। मानव परंपरा में चेतना विकास मूल्य शिक्षा का को प्रावधानित करना, उसके लिए अपने आप को तैयार करना। तो मानवीय भाव की उच्चतम स्थिति मिलाकर कहा है, दया प्लस कृपा प्लस करुणा, मतलब दया कृपा करुणा की संयुक्त अभिव्यक्ति ही प्रेम है। यही प्रेम विकसित होने से जागृति की पथ पर अग्रसर होते हुए अन्यों के लिए हम उपकारी होंगे। फिर सेल्फ रिफ्लेक्शन। सेल्फ रिफ्लेक्शन में मुझ में मेरे क्या बदल दिखते हैं या मेरे से जो मूल्यों का अध्ययन हुआ वो परिवार में कैसे दिखते हैं, मुझ में कैसे दिखते हैं और समाज में कैसे दिखते हैं, ये मैंने यहाँ बताने का प्रयास किया है। तो मानव के रूप में जीते हुए हम स्वयं में एक निश्चित आचरण की अपेक्षा रखते हैं, साथ ही हम परस्परता में एक दूसरे से निश्चित मानवीय आचरण की अपेक्षा रखते हैं। परस्परता में व्यक्त होने वाले इन आचरणों का आधार हमारा अपना भाव एवं विचार होता है। हमारे भाव ही क्रमशः हमारे विचार एवं व्यवहार में अभिव्यक्त होते हैं। तो ये सारा अध्ययन हम जब उत्पादन करते हैं तब हम नियमों का पालन करने का प्रयास करते हैं। इसी में मुझे मेरी धीरता दिखती है।
हमें श्रम करके स्वधन को पाना है और हम उस प्रयास में काम कर रहे हैं, श्रम के प्रति निष्ठा बन रही है। मैं एक अध्यापक हूँ। बच्चों को समझाने में मैं मेरा पूरा प्रयास और मेरे तन मन धन का सदुपयोग करती हूँ। परिवार में संबंध में धीरे धीरे मूल्य का निर्वाह हो रहा है, समृद्धि का भाव आ रहा है। अभिभावक बन के मेरे पुत्र पुत्री के साथ कर्तव्य दायित्व का निर्वाह कर पा रही हूँ। मानवीय शिक्षण शोध केंद्र ग्राम परडा यहाँ परिवार मूलक ग्राम स्वराज्य योजना में 10 वर्ष से भागीदारी कर रही हूँ। मेरे जन्मदिन पर समाधान समृद्धि पूर्वक जीने के लिए वाङ्मय पठन का मैंने संकल्प किया है। पठन श्रवण में मन लगता है, उत्साह बढ़ रहा है। इसी उत्साह के साथ गुणात्मक परिवर्तन के लिए अध्ययन कर रही हूँ। तो ये सारा सेल्फ रिफ्लेक्शन मुझ में दिखने का यही अर्थ है कि मुझ में दर्शन के प्रति निष्ठा बढ़ रही है। ये सारा अध्ययन करने के लिए मुझे जो दर्शन से इनपुट्स मिले, वो इनपुट्स है कि मानव ही कर्ता, दृष्टा, कर्ता, भोक्ता, न्यायकारी है। संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था यही मानवकृत वातावरण है। मानव में समाधान, भाव, सेवा, वस्तु ये 3 आयाम समझने से है। श्रम से समृद्धि मिलती है। मानव मूल्य ही अध्ययन की पृष्ठभूमि है। अध्ययन में प्रचलित मनोविज्ञान, समाजशास्त्र और अर्थशास्त्र का अभ्यास आवश्यक है। मूल्यों सहित व्यवहार ही तृप्तिदायक है, यही न्याय है। अन्य के लिए हमारे मन में सदैव अभ्युदयकारी, पुष्टिकारी, संरक्षणकारी भाव और विचारों का होना और तदनुरूप व्यवहार होना ही मूल्यों की समझ का प्रमाण है। यही न्याय के साक्षात्कार का प्रमाण है। પેલા જોવું तो પડશે કારણ કે इतना सारा मेरे जो समझ में आया, ये समझाने में मुझे પાણી ભરાઈ ગયું હતું जो તારે लगता है, तो जो कृतज्ञता यहाँ मैं ज्ञापित करना चाहती हूँ कि आज मुझे ऐसा लगता है कि मुझे मेरा लक्ष्य मिल गया। उस लक्ष्य को पाने के लिए मेरा उत्साह दिनों दिन बढ़ रहा है। ये सारी बाबा जी की ही कृपा है। बाबा जी की कृपा स्पष्ट करने में योगेश भैया जी का मार्गदर्शन मुझे मिला। योगेश भैया ने हमें धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा पूर्वक मूल्यों का अध्ययन कराया। उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता तथा बाबा जी के प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता। सभी का बहुत धन्यवाद। इसके आगे की जो प्रस्तुति है हमारे ग्रुप में, वो प्रोमिला दीदी आपके सामने रखेंगे। ऐसे मैं उनको विनती करती हूँ। प्रोमिला दीदी को मैं आमंत्रित करती हूँ। प्रोमिला दीदी। अजय भी से उन्होंने मेरा तो काला बेल्ट अभी आपका वो छोटी गर्मी से उनके तो जल्दी भी તો ખરી એટલું તો જરૂરી છે ને યાર फिर भी हाँ हमारे અમારી અને કઈ થતી अरे ओला में से प्रोमिला दीदी। जी दीदी, सभी को नमस्ते। जयश्री दीदी ने अभी जो मानव मूल्य पर अपनी बात रखी, उसको मैं रखना चाहती हूँ। उसको सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन बोलना चाह रही हूँ इसमें। अभी जो हमारे सामने जो मुख्य मुद्दा है कि ये मूल्य हमारे में कैसे विकसित हों, जिसकी विस्तृत चर्चा भी जया दीदी ने हमारे सम्मुख की, और हम कैसे इनको अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर कर पाए। तो एक सतत सोच विचार से सभी को इस अभ्यास को लेकर अब काम करने की आवश्यकता हमको लगती है। और एक ऐसा कार्यक्रम हमको योगेश भैया जी ने प्रपोज किया है, जो कि 15 मई से 15 जून तक
वर्ष भर में एक बार मिलना। तो ये एक वर्ष भर में जो एक बार मिलना क्यों तय हुआ है, तो इसके पीछे मुझे एक पर्पस समझ में आता है कि जो हमारा जो सोच विचार है और हमारी जो स्वयं की प्रवृत्तियां हैं, उसमें इसको आने के लिए और हम सबका उत्साह, जो क्योंकि स्वभाव गति में ही समझ में आता है, ऐसे स्वभाव गति में हम प्रतिष्ठित होने के लिए एक मानव के रूप में हम एक कार्यक्रम ऐसा आयोजित करें जिससे हम अपनी प्रवृत्तियों को परिमार्जित कर पाएं। तो इस परिचय के साथ में, और ये किस उद्देश्य से ऐसा प्रस्ताव है, इसको मैं 3 बिंदुओं में रखना चाहती हूँ। तो एक तो जो अभी हम मानव मूल्यों पर जो हम चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें मानव मूल्य का अर्थ हमको स्पष्ट होना, मानव मूल्य ये क्या वास्तविकता है ये हमको स्पष्ट होना, और दूसरी बात है कि उस स्पष्टता के आधार पर जो इन मूल्यों का सोच विचार है, ये जो मानव मूल्यों की हम चर्चा कर रहे हैं, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, जिन सभी मूल्यों की परिभाषाएं जया दीदी ने हम सबके सम्मुख रखी और उस पर आधारित सेल्फ रिफ्लेक्शन भी रखा, और दर्शन से जो इनपुट उनको मिले उसको भी उन्होंने रखा। तो ऐसा सोच विचार होने से अपने में क्या निष्कर्ष और क्या स्वीकृति बनती है, इसको, ये हमारा दूसरा उद्देश्य है। और तीसरा उद्देश्य है कि निष्कर्षों और स्वीकृतियों को कार्य व्यवहार में अभ्यास होना। तो ये कार्य व्यवहार में अभ्यास होने के लिए मैं एक और शो करना चाहूंगी पेज। उससे पहले मैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता देती हूँ कि क्यों हमको इसकी आवश्यकता है, क्या ऐसी समस्या आ रही है जिसके लिए हमको ये मानव मूल्यों को या इन 30 मूल्यों के अध्ययन की आवश्यकता है। तो हम संबंधों में जो जो व्यवस्थाएं हैं, इसमें जो हम 3 पीढ़ी के साथ जो हमको एकाग्रता चाहिए, वे एकाग्रता आज की समय में हमको नहीं मिल पा रही है। और ये एकाग्रता ना मिलने का जो प्रधान कारण है वो क्या है, कि हम जो स्वयं है वो मानव मूल्य को समझे बिना संबंधों में अपेक्षा रूप में व्यवहार करते हैं। और जब तक संबंधों में अपेक्षा है, भय बना रहता है, और भयवश ही सारे गलती और अपराध होते हैं। तो आज हम जो गलती और अपराधों का अंबार देख रहे हैं, वो मानव मूल्यों को समझे बिना हम चल रहे हैं, ये उसका ही परिणाम है। तो इस प्रकार इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए हमारे सामने क्या प्रस्तुत है, हमारे सामने मुख्य विषय वस्तु मानव मूल्य है। तो मानव मूल्य के जरिए हम मानवीय व्यवहार को समझने का प्रयास कर रहे हैं। अब हम जो मानव हैं, अस्तित्व में जो हमारी स्थिति है वो ज्ञान अवस्था के रूप में है। तो जो ज्ञान अवस्था के रूप गुण स्वभाव धर्म का हम अभ्यास करते हैं, उससे एक ऐसी सुखद स्थिति बनती है कि हम एक दूसरे को पहचान पाते हैं, और एक दूसरे को पहचान पाने से हम एक दूसरे से उत्साह पाते हैं, और एक दूसरे की प्रवृत्तियों को परिमार्जित करने का हमको स्पेस मिलता है और अवसर भी मिलता है। और जैसे जैसे हम इनको अचीव करने लगते हैं, गुण और स्वभाव को, दो ही चीजों को हमको अचीव करना है। गुण और स्वभाव को अचीव करने से हमको जो सुख मिलता है, तो उसमें जो हम ज्ञानावस्था की इकाई जो हम सुख धर्मी हैं, और हमको जो अभी अज्ञात है, ऐसा सुख हमको ज्ञात होना, इस पर हमको काम होना। तो ये जो एक दूसरे के गुण और स्वभाव का उत्सव हम मना सकते हैं, और ऐसे उत्सव मनाने के अर्थ में हमको मानव मूल्य समझ में आना, स्वयं पर काम करना, और दूसरे को भी पहचान ज्ञानावस्था की इकाई के रूप में पहचान पाना, इस पर काम करने से फिर हम परिवार में 3 पीढ़ी के साथ संबंध को समझ पाते हैं। तो हमने जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बताया कि अभी जो है हम 3 पीढ़ी के साथ एकाग्र नहीं है, उस अंतर संबंध को क्यों एकाग्र नहीं है, क्योंकि हम उस अंतर संबंध को समझते नहीं है। तो उस अंतर संबंध को समझ कर और फिर शिक्षा के कार्यक्रम में संलग्न होकर गहराई से आगे पीढ़ी तक पहुंचने के लिए इन मूल्यों के अभ्यास के साथ स्वयं काम करके हमारे में जो उत्साह आता है, उस उत्साह को ट्रांसफर कर पाना, नंबर 1। दूसरी बात, हम उस ऐसा होने से, ऐसा अभ्यास से हमारे में जो प्रवृत्ति परिमार्जन आया, उस प्रवृत्ति परिमार्जन को भी ट्रांसफर कर पाना, और उससे हमारे में जो उत्सव आया, उस उत्सव को भी ट्रांसफर कर पाना। तो इस प्रकार इन 2 छोटे आयामों में, यानी गुण स्वभाव और धर्म, गुण और स्वभाव पर हम काम करते हैं, इसको हम अचीव करने लगते हैं। तो इससे हम जो कॉम्प्लेक्सिटीज आ गई हैं,
उन कॉम्प्लेक्सिटियों से निजात पा सकते हैं। जी। तो ये मूल्यों को जब हम समझते हैं, तो अभी इस व्यवहार अभ्यास पर हम कैसे आए, इसकी मैं थोड़ी सी चर्चा रखती हूँ आपके सामने। कि जो अभी हमने जिक्र किया कि अभी हमारी जो मूल्यमयता है, उस पर तीन शास्त्रों के प्रभाव हैं। कामोन्मादी मनोविज्ञान का प्रभाव हमारी मूल्यमयता पर है, भोगोन्मादी समाजशास्त्र का प्रभाव हमारी मूल्यमयता पर है, और लाभोन्मादी अर्थशास्त्र का प्रभाव हमारी मूल्यमयता पर है। क्योंकि हम जिस शिक्षा प्रणाली से निकल कर आए हैं, तो ये सारे प्रभाव हम पर हावी हैं। तो अब मानव मूल्य पर काम करने का मतलब है कि इन प्रभावों का व्यवस्थित आकलन हम कर पाए और उन्हें निराकरण करने के लिए तैयार हो पाए, ऐसा हमारी कोशिश है। तो इन जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, इनको समझते समय जो पहला मानव मूल्य है वो धीरता है। तो समझने के लिए धीरता, कि यदि हम इन कॉम्प्लेक्सेस को समझेंगे नहीं, अधीर होंगे, तो फिर उसका जो प्रभाव संबंधों में, शिष्टाओं में, जो साधन है वस्तु के रूप में, इन सब पर पड़ता है। तो ये अंतर संबंध हम समझते हैं, और ये अंतर संबंध समझने के लिए हमको धीरता चाहिए। तो समझने के बाद धीरता बनी रहती है। तो इसलिए जो आचरण की फ्रेम है, उसमें नीति मूल्य और नीति मूल्यों के जोड़ से जो चरित्र स्पष्ट होना है मानव का, और उसका जो आचरण पर प्रभाव है, कंटेम्परेरी डिजाइन का प्रभाव जो हम पर आ गया है, ये प्रचलित डिजाइन के प्रभाव को बखूबी पहचान पाना। तो इन मानव मूल्यों के अध्ययन से हम इस प्रभाव को बखूबी पहचान पा रहे हैं, और ये प्रभाव हमारी इच्छा विचार आशा पर आ गए हैं, और हमारी कल्पना में ये सारे मुद्दे पहुंच गए हैं। तो अब ये कौन सी ऐसी शक्ति है जो इन प्रभावों को दूर कर सकती है? तो ये जो स्क्रीन शेयर मैंने किया है, इसमें जो आदरणीय एक नागराज जी हैं, मध्यस्थ दर्शन, जिन्होंने जागृत मानव परंपरा का प्रस्ताव हमको दिया है। तो उसमें जो ये जो सर्वतोमुखी समाधान इधर लिखा है, ऐसे समाधान की शक्ति हम उनसे उधार में हम ले रहे हैं। और ये तब तक लेंगे जब तक हाँ, ये हम तभी ले पाएंगे जब हमारी तीव्र इच्छा होगी। तीव्र इच्छा हमारी किस चीज की होगी? कि ये जो कॉम्प्लेक्सेस हमारी मानसिकता में आ गए हैं, इन कॉम्प्लेक्सेस से हमको दूर जाना है, इन कॉम्प्लेक्सेस से हमको निकलना है, हमको सरल होना है, हमको सहज होना है। तो जब से ये मूल्यों की चर्चा चल रही है, तो अपने में ये स्पष्टता बन रही है, ये मूल्य, ये जो कॉम्प्लेक्सेस हैं, ये मुझको अपने परिवेश में, स्वयं में बहुत अच्छे से पहचान में आ रहे हैं, और इनसे मुझे छूटना है, ऐसी भी एक तीव्रता बन रही है। और इसके लिए क्या मैं व्यवहार अभ्यास करूं? तो ये व्यवहार अभ्यास हमको आदरणीय योगेश भैया जी ने, हम हमारा जो त्रैमासिक अध्ययन चल रहा था, वहां पर ये व्यवहार अभ्यास भैया जी ने प्रस्तुत किया। तो ये जो नैतिकता और साधना का अभ्यास हमको होना, तो नैतिकता में क्या होना? नैतिकता में हमको मानवीयतापूर्ण आचरण की अवधारणा स्पष्ट होना। तो ये मानवीयतापूर्ण आचरण की जो अवधारणा है, ये तीन भाग में है: मूल्य के रूप में, चरित्र के रूप में, और नैतिकता के रूप में। अभी जो हम मूल्यों पर चर्चा कर रहे हैं, जो 30 मूल्य हैं, उसमें से हम जो मानव मूल्य हैं 6, धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, इन मूल्यों को हम अभी उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो ये जो है मानवीयतापूर्ण आचरण, इसकी शिक्षा होना। तो ये शिक्षा कैसे संभव होगी? तो इसके लिए हमको साधनारत होना होगा। क्या साधना? कि जो हमको ये जीवन शक्तियां हैं, ये जो ध्यान का हमको एक धरोहर मिली है, इस ध्यान को हमको निरीक्षण में, परीक्षण में और सर्वेक्षण में प्रयुक्त करना है। और ऐसा प्रयुक्ति को हम अध्ययन कह रहे हैं। तो इस अध्ययन पूर्वक हमको जो उपलब्धियां हो रही हैं, वो उपलब्धियां भास, आभास, प्रतीति और अनुभूति। तो ये जो सुख, शांति, संतोष, आनंद की हमको झलकियां मिल रही हैं इस अध्ययन से, उससे हम शिक्षा में प्रयासरत हो रहे हैं। ऐसी हमको अध्ययन से वो सतत प्रेरणा बन रही है। तो ऐसी सतत प्रेरणाओं से जो हम अपने परिवेश में देखते हैं, जैसे अभी मेरा अपने यूनिवर्सिटी में जाना हुआ,
पीएचडी के काम से। और तो शिक्षा में एक काम करने की एक इच्छा मेरी बलवती हुई, तो उसके लिए जैसे धीरता मूल्य में ऐसा भी आता है कि जो जिनमें धीरता है वो हमारे लिए अन्यों के लिए अवसर भी उपलब्ध कराते हैं। इन जो मानव मूल्यों में धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा, करुणा, तो ऐसा मानवीय व्यवस्था स्थापित करने के लिए हमको अवसर, साधन सब उपलब्ध रहता है। तो ऐसा ही दृश्य मैंने वहां देखा आत्मीय यूनिवर्सिटी में। वहां हमको मतलब एक बहुत संस्कृति, सभ्यता और इसकी हमको झलक मिली, और किस प्रकार से वहाँ व्यवस्थित कार्यक्रम चलते हैं और किस प्रकार से सारा आयोजन होता है। तो हमको एक ऐसे मानवीय जो वातावरण है उसकी स्थापना करने में शिक्षा की क्या भूमिका है, ये बात हमको बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो इस प्रकार संस्कृति, सभ्यता और विधि व्यवस्था के हम जो वातावरण से हम न्यायिकता और सामाजिकता को हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं, और हम अखंड समाज, सार्वभौम व्यवस्था की तरफ बढ़ सकते हैं। और सर्वतोमुखी समाधान, जो कि हम जैसे हम धीरता मूल्य को की अभी हम बात करेंगे थोड़ा सा और डिटेल में। तो ये जो समाधान है, तो जब हम धीरता मूल्य को समझते हैं तो उसमें हम तीन चीजों को भी समझेंगे कि ये जो धीरता है, इसकी परिभाषा को अगर हम देखते हैं तो न्याय के प्रति निष्ठा है। तो ये जो न्याय है, तो न्याय, इसमें हमको न्याय को समझना होगा कि न्याय की परिभाषा है क्या। तो न्याय को हम तीन रूप में समझते हैं, कि न्याय के एक तात्विक स्वरूप को समझते हैं। तो न्याय के तात्विक स्वरूप में समाधान का जिक्र आता है। समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व। तो यहाँ जो सर्वतोमुखी समाधान लिखा है, तो ये न्याय में ही आता है। कैसे कि समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व के अर्थ में अध्ययन होना, के अर्थ में उत्पादन, के अर्थ में कार्य व्यवहार। तो ये जो मानव लक्ष्य है, ये हमको तीन डायमेंशन में दिखता है। सत, पहला डायमेंशन है कि सतत अध्ययन की प्रेरणा बनी रहना। तो यहाँ जो लिखा है, शिक्षा और प्रयास और अध्ययन, अध्ययन की सतत प्रेरणा में मुझ में बनी रहती है। और दूसरा है सतत उत्पादन की प्रेरणा बनी रहना। अभी उत्पादन में मेरी सक्रियता नहीं है, लेकिन मानसिकता में ये स्वीकृति है कि उत्पादन के लिए हमको लगना है। तो ऐसी अपने में स्वीकृति बनी है। और तीसरा जो डायमेंशन दिखता है वो है कि सतत कार्य व्यवहार की प्रेरणा बनी रहना। तो ये जो सतत कार्य व्यवहार की प्रेरणा बनी रहना, ये मुख्य बिंदु हमारा व्यवहार अभ्यास का बिंदु हो गया। तो ये कब होती है ये स्थिति, जब हमको न्याय तात्विक रूप से, जब हमको न्याय की अवधारणा तात्विक रूप में स्पष्ट हो जाती है। तो अगर हमको ये तात्विक रूप से न्याय की अवधारणा स्पष्ट नहीं रहती है, अस्पष्ट रहती है, तो हमारी जो बौद्धिकता है उसमें कंफ्यूजन रहता है। और आज की समय में अगर हम देखें, जो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बात की, कि जो हम तीन पीढ़ी में एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं, वो क्यों है? क्योंकि संबंधों के प्रति हमें भारी कंफ्यूजन है। और परिवार में जो आज की स्थिति है वो तो बहुत ही गंभीर है, क्योंकि हम जिस शिक्षा प्रणाली से आए हैं उसके गहरे प्रभाव हमारी मानसिकता पर हैं। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हमारी मानसिकताओं पर, हमारी मूल्यमयताओं पर कामोन्मादी मनोविज्ञान, भोगोन्मादी समाजशास्त्र और लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, इनके हमारे ऊपर गहरे प्रभाव हैं। तो इस प्रकार न्याय का तात्विक रूप स्पष्ट होना, ये तीन डायमेंशन में हमको दिखेगा। फिर उसके पश्चात हमको, जब ये तात्विक रूप स्पष्ट हो जाता है, तो फिर हमको न्याय का बौद्धिक स्वरूप समझ में आता है। तो न्याय के बौद्धिक स्वरूप में क्या है कि हमको संबंधों की पहचान होने लगती है। तो जो हमको तात्विकता स्पष्ट हुई, उससे अब हमको संबंधों की पहचान बनने लगती है। जो अभी बात की कि अभी हमारे संबंधों में जो भारी कंफ्यूजन है वो दूर होने लगता है। तो ये संबंधों की पहचान होने से क्या होता है, इन संबंधों में जो निहित मूल्य रहते हैं, इनके निर्वाह का संकल्प संकल्प अपने में आता है। तो ऐसा संकल्प को जैसे मैं दोहराना चाहूंगी कि जैसे पीएचडी में एडमिशन के समय तो मुझ में ऐसा भाव आया कि इतना हमारे लिए साधन, अवसर उपलब्ध रहा, तो अब ये हम हमारी बारी है। अब हमको संकल्पित होना है कि हम मूल्यों का निर्वाह कर पाए। तो ऐसा संकल्प अपने में आता है, और ऐसे संकल्प सहज अपने में मूल्यांकन भी होता है, और यह स्वीकृति होती है। और जैसा कि भैया ने बताया कि हम सबको अपने एक मूल्यांकन की भावनिक आवश्यकता तो लगती है, कि हम कहाँ पहुंचे, अभी हमारी स्थिति कैसी है। तो इतना कुछ मूल्यांकन मुझसे बन पाता है
कि अपनी स्थिति को अगर मैं देखूं तो शिक्षा एक तीव्रता मुझ में दिखती है कि मैं शिक्षा में अपने अध्ययन को गहरा करके शिक्षा में प्रयासरत रहूं। तो ऐसी एक तीव्रता मुझको समझ में आती है, और ये कॉम्प्लेक्सिटी वाली जो बात है उससे दूर जाना है, उससे मुझको पार पाना है, सरल होना है, सहज होना है, ऐसी भी स्थिति एक अपने में दिखती है। तो इतना मूल्यांकन मैं स्वयं का कर पाती हूँ। तो इस प्रकार ये न्याय का बौद्ध तात्विक स्वरूप स्पष्ट होने से बौद्धिकता में मुझको ये स्पष्टता बन रही है। तो अब ये स्पष्टता बनने से जो तीसरा भाग है न्याय का, जो कि धीरता का मुख्य क्रक्स है, तो उसमें जो न्याय के व्यवहारिक स्वरूप को हम समझते हैं, वो न्याय का व्यवहारिक स्वरूप कैसा है। तो न्याय का व्यवहारिक स्वरूप है परिवार में संबंधों का निर्वाह, परिवार व्यवस्था का निर्वाह। तो परिवार व्यवस्था का निर्वाह में जो समाधान समृद्धि है, इसके प्रमाण सहित सार्वभौम व्यवस्था, सहज परंपरा, ऐसी व्यवहारिक परिभाषा न्याय का जो बाबा जी ने दिया है, परिवार संबंध निर्वाह व्यवस्था का निर्वाह और समाधान समृद्धि प्रमाण सहित सार्वभौम व्यवस्था, सहज परंपरा। तो इस प्रकार जो यहाँ पर लिखा है, अखंड समाज और सार्वभौमिक व्यवस्था, तो उस यूनिवर्सल रियलिटी के साथ, उस यूनिवर्सल ऑर्डर के साथ हमारा व्यवहार होने से न्याय का स्वरूप हमको स्पष्ट होता है। ऐसे न्याय के प्रति निष्ठा बनना यही धीरता है। तो इस प्रकार से ये धीरता मूल्य का मुझको अपने में एक झलक और एक रिफ्लेक्शन ऐसा दिखाई देता है, और इस व्यवहार अभ्यास के जरिए मैं इसको और अपने में सघन बनाना चाहती हूँ। तो यहीं पर मैं अपनी प्रस्तुति को विराम देना चाहूंगी कि अपने जो व्यवहार अभ्यास में नैतिकता और साधना और मानवीयतापूर्ण आचरण को गहराना और अध्ययन पूर्वक अपने साधना को और गहरा करना, और इस प्रकार से अध्ययन में रत होकर अपने इन प्रयासों को, अध्ययन से जो मिली जो उपलब्धि है, उनको शिक्षा में इनपुट के रूप में ला पाना, और उससे जो मुझको स्पष्ट हो रहा है ये संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था, इस प्रकार से इसमें स्वयं को लगाते हुए एक न्यायिकता और सामाजिकता के वातावरण को बनाते हुए अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था को बनाते हुए सर्वतोमुखी समाधान अर्थात अभ्युदय की ओर बढ़ते हुए हम एक जागृत मानव परंपरा की ओर बढ़ेंगे, ऐसी एक अपने में दिखाई देती है स्थिति। तो इस प्रकार से अ, इस दर्शन के प्रणेता पूज्य नागराज जी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, और योगेश भैया जी को कृतज्ञता व्यक्त करते हुए, और अन्य सभी भाई बहन जो सभी सहयोगी हो रहे हैं इन गोष्ठियों के माध्यम से, उन सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हुए मैं अपनी प्रस्तुति को यहीं विराम करती हूँ। इसके बाद जयश्री दीदी नेम अनाउंस करेंगे कि आगे कौन प्रस्तुत करेंगे। जी दीदी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, बहुत बढ़िया प्रस्तुति, बहुत आपकी मेहनत उसमें दिख रही है और आपका संकल्प पूरा हो, इसी शुभकामनाओं के साथ मैं पूर्णिमा दीदी को यहाँ आमंत्रित करती हूँ अगली प्रस्तुति के लिए। पूर्णिमा दीदी। नमस्ते सभी को, नमस्ते। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? जी दीदी। हाँ दीदी। तो मैं अपनी बात रखती हूँ। हमारी दोनों बहनों ने बहुत अच्छे से प्रस्तुत किया है, और मैं शुरू करती हूँ शॉर्ट में कि अस्तित्व को देखने, बाबा जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करते हुए, और योगेश भैया के प्रति कृतज्ञता क्यों, मतलब लॉकडाउन पीरियड में जब मैं छोटी में थी तो भैया के कारण मेरा ये पुस्तक पठन से परिचय हुआ और मेरा मन लगा। तो जब आगे मैं अपनी बात रखती हूँ कि अगर अस्तित्व को देखना चाहें तो हर वस्तु का मूल्य विहीन कोई भी वस्तु नहीं, हर एक की मौलिकता है। और हर वस्तु की मौलिकता को देखना चाहें, हर इकाई की, तो क्या है, उपयोगिता पूरकता सभी में। छोटी छोटी इकाई अगर देखते परमाणु को, वो भी उपयोगिता पूरकता से परिपूर्ण है। पूरकता क्या है? दूसरे के अनुकूल होना और स्वयं में उपयोगी होना, ऐसा बाबा जी के जो मैंने सुना था कि प्रकृति में अविभाज्य रूप से हम भी हैं, मानव भी हैं, ज्ञानावस्था की इकाई हैं। तो मानव की भी अपनी मौलिकता है। मानव जीवन व शरीर का संयुक्त रूप है ही,
जीवन अर्थात गठनपूर्ण परमाणु ही सर्वोच्च विकसित मेधा संपन्न शरीर को जीवन बनाए रखते हुए अपनी जागृति को शरीर द्वारा प्रमाणित करना चाहता है। मानव की परिभाषा देखने जाएं तो मनाकार को साकार करना, मना स्वस्थता को प्रमाणित करने के अर्थ में सार्थक होती है। अब हर मानव स्वस्थ होना ही चाहता है, तन से भी मन से भी। इसके लिए क्या जरूरी है? स्वयं को जानना, अपनी परस्परता को जानना अर्थात समझना आवश्यक है। हम क्या हैं, कहाँ पर हैं, क्यों हैं, कैसे हैं। इसके साथ साथ हमें कहाँ पहुंचना है ये तो हमें पता हो कि ठीक है अब आज हम यहाँ पे हैं तो हमें कहाँ पहुंचना है यह जानना तो अति आवश्यक है कि जहाँ पहुंचकर जिस मौलिकता के साथ मतलब मूल्यों के साथ जीकर हम निरंतर सुखी हो सकते हैं। ऐसे मूल्यों के एक कॉन्सेप्ट एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है जो है वो हमारे चित्रण में आए, विचारों में आ जाए, फलस्वरूप ऐसी आशा और चयन करते हम कार्यव्यवहार कर पाए। इसके लिए रोल मॉडल चाहिए जो आदरणीय बाबा जी के रूप में हमें उपलब्ध थे सशरीर, और अब उनका वांग्मय और उनकी प्रेरणा, उनके लिखे वांग्मयों द्वारा हम स्वयं सुखी होने के लिए मूल्यों का पठन, श्रवण, चर्चा करके स्वयं के स्मरण में लाना चाहते हैं। मानव का भी मूल्य है ही। भ्रमित मानव दीनता, हीनता, क्रूरता मूल्य के साथ रहते हैं, परंतु ऐसे मूल्य हमें स्वयं ही स्वीकार नहीं होते। हम अब स्वीकार हमें क्या मूल्य होगा कि वांग्मयों का पठन कर मानव मूल्य धीरता, वीरता, उदारता, दया, कृपा करना ही स्वीकार होते हैं, और ये सार्वभौम मूल्य। देश क्या है हमारा कि सुख, शांति, संतोष, आनंद रूपी जीवन मूल्यों के साथ जागृत जीवन मानव शरीर के साथ कदाकार होकर अभिव्यक्त, संप्रेषित व प्रकाशित हो। तो 6 मानव मूल्यों के साथ जो मानवीय स्वभाव भी है, तो मैं शॉर्ट में अपनी बात रखती हूँ कि जैसे मानव मूल्य देखने जाए, धीरता। धीरता क्या है? न्याय प्रदायी क्षमता का प्रमाण है। अब जब जैसी परिभाषा दीदी ने बताई, न्यायपूर्ण जीवन में दृढ़ता व निष्ठा, तो दृढ़ता पे मैं थोड़ा सा कहना चाह रही हूँ जो मैं समझ पाई हूँ। जागृति सहज मानवीयता की धारक वाहकता परंपरा के रूप में हो जाए, है ना। फिर निष्ठा। निष्ठा क्या है? लक्ष्य को स्मरण पूर्वक प्राप्त करने का निरंतर प्रयास हमारा। मानवीयता पूर्ण विचार व्यवहार में निरंतरता हो जाए, और ये कैसे होगी? जब हम निर्विरोध हो जाए। निर्विरोध का क्या है? एक तरह से धीरता से अनुरजित मन की क्रिया है, और वीरता वृत्ति में होने वाली क्रिया वीरता का गति रूप है। फिर वीरता। वीरता भी वृत्ति में होने वाली स्थिति क्रिया है वीरता की। परिभाषा तो बात हो ही गई थी। तो एक तरह से न्याय प्रदायी क्षमता, दूसरों को सुलभ कराना। मानव न्याय का याचक तो होता ही है, मगर न्याय प्रदायी भी हो जाए। इसके लिए अपनी भौतिक और बौद्धिक शक्तियों का नियोजन करना, मतलब बौद्धिक शक्ति मतलब समाधान हम में हो जाए, और जो भी हमारे पास तन मन धन है उसको हम लगा। तो स्वयं में न्यायपूर्ण आचरण व्यवहार व्यवस्था है। इसकी निरंतरता व्यवस्था में भागीदारी के रूप में दिखती है। न्याय के लोक प्राप्तिकरण में सक्रियता हो जाए। अन्य मानव भी न्याय के याचक तो है ही, न्याय के प्रदायी भी हो जाए, न्याय प्रदायी क्षमता भी आ जाए। वीरता पूर्वक ही उपकार होता है, मानव परंपरा सार्थक होती है। वीरता पूर्वक ही हम न्याय को संबंधों में पहचान कर निर्वाह कर मूल्यांकन कर पाते। तो मानव संबंधों, 2 प्रकार के संबंध है हमारे, मानव संबंध और नैसर्गिक संबंध। तो मानव संबंधों में परस्परता में उभय तृप्ति अनुभव करने, और नैसर्गिक संबंधों में नियम, नियंत्रण, संतुलन को अनुभव करने और स्वयं में तृप्ति पाने का कार्यक्रम है। उदारता को देखने जाएं तो उदारता यह मन की क्रिया है। और एक बार वीरता के उसमें और एक बात करना चाह रही थी कि जो ये बोलते हैं ना वीरता मतलब तलवार चलाना, वैसा नहीं है। मतलब अ, दूसरों को जो सुलभ हो जाए न्याय प्रदायी क्षमता। तो बाबा जी ने एक बार कहा था कि मतलब ये शब्द है ना, मगर कार्य के रूप में न्यायी होना है। अब न्याय का संपूर्ण स्वरूप क्या है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लक्ष्य के स्वयं में लक्ष्य के अर्थ में जीवन,
शरीर के साथ संयम पूर्वक जीना, प्रकृति के साथ संतुलन पूर्वक जीना और अन्य मानवों के साथ जागृति और उन्नति के अर्थ में जीना, ये न्याय का संपूर्ण स्वरूप। फिर उदारता पे आते हैं। तो जो भी हमें तन मन धन उपलब्ध हुआ है उसका उपयोग, सदुपयोग, प्रयोजनशीलता के अर्थ में हम कर पाए, स्वप्रसन्नता पूर्वक, उत्सव पूर्वक हम उसका सदुपयोग कर पाए, दूसरों के लिए जैसी उनकी आवश्यकता हो, और खुश हो पाए। जैसी हमने बाबा जी के परिवार में देखा है उदारता, तो उपयोगिता मतलब परिवार में, उसका सदुपयोग होगा गण समाज में, संस्कृति शब्द मानव के साथ। मतलब जैसे संस्कृति मतलब जैसे फंक्शंस होते हैं हमारे, जन्म दिवस हो, कोई पर्व हो, कोई उत्सव है, तो क्या होता है, मूल्यों के निर्वाह के लिए, है ना? संबंध मूल्य और मूल्यांकन होता है। जैसे कन्वोकेशन भी कह ले, संस्कृत शब्द है, एनिवर्सरी है, तो इसमें हम मूल्यों के साथ जीते हैं, संबंधों में जीते हैं। फिर प्रयोजनशीलता, सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी का, इसमें क्या है कि विधि व्यवस्था में अर्पण समर्पण हम करते हैं, तो ये प्रयोजनशीलता हो गई। और भागीदारी के सूत्र में नैतिकता है ही। नैतिकता मतलब सदुपयोग, सदुपयोग मतलब संस्कृति सभ्यता के अर्थ में सुरक्षा। अगर हम भागीदारी करते हैं, सदुपयोग करते हैं, सुरक्षा हो ही जाती है। तो बाबा जी का भी यही कहना है, परिवार जैसे नाम है, एक नाम हो गया, मगर समाधान समृद्धि पूर्वक ही परिवार होता है। और व्यवस्था और भागीदारी एक के साथ नहीं हर परिवार का सदस्य कर सकता है। व्यवस्था में आदमी मतलब ऐसा नहीं कि हम परिवार से ही जुड़े हैं, समस्त मानव जाति एक है और मानव धर्म एक है। तो आगे बात चलती है। तो बाबा जी का कहना था कि धीरता, वीरता, उदारता जो है ये मानव का श्रेष्ठ स्वभाव है, तो प्रकृति के साथ संतुलन के रूप में भी होता है। और दया, कृपा, करुणा मानव के साथ। तो दया क्या है, ये वृत्ति की स्थिति क्रिया है, शांति का गतिरूप ही दया है। तो जिसमें पात्रता है मगर उसके अनुरूप से ज्ञान उपलब्ध नहीं, तो उसको पात्रता ज्ञान उपलब्ध करा देंगे। मतलब विपन्नता से संपन्नता की ओर गति देने वाली क्रिया है कि जैसा जो जी रहा है उसे जीने दिया जाए, जीने देना ही दया है। और ये कैसे होगा, वातावरण से और अध्ययन से। यह क्रिया शांतिपूर्वक ही संपन्न होती है, चित्तवृत्ति की एकजुटता से होती है। प्रत्येक मानव शांति व उत्सव पूर्वक ही दयापूर्ण कार्य संपन्न करने में समर्थ। फिर कृपा, कृपा मतलब ये वृत्ति की स्थिति क्रिया है। तो जैसे मतलब वस्तु है, मतलब जानकारी है, पर उसके अनुरूप पात्रता नहीं है, तो पात्रता उपलब्ध करा दें। मतलब ज्ञान संपन्न व्यक्ति है तो अपने ज्ञान का लोक व्यापीकरण नहीं करा तो उसमें प्रमाणित करने की अर्हता पैदा कर दें, लोक व्यापीकरण हेतु तैयार कर दें। ये दया हुई। क्षमता तो है ही मनुष्य के पास, ज्ञान की धारकता जीवन में है ही, तो दया ये पात्रता है। अगर वस्तु ज्ञान नहीं तो वस्तु ज्ञान सुलभ करा दे। और कृपा क्या है कि अगर लोक व्यापीकरण नहीं हो रहा है ज्ञान का, तो उसका अर्हता के लिए तैयार कर दे। फिर करुणा की पात्रता और वस्तु दोनों ना हो, उसको उपलब्ध कराने वाली क्षमता है। तो जीने जाए, तो जिसको मैं समझ पाई कि अभी अनुभवगामी विधि में हमें बार बार लिखने से मेरे को ये समझ में आया, बार बार चर्चा करने से, पढ़ने से, कि हमारे अंदर एक स्पष्टता और आती है। क्योंकि बाकी अभी हम स्वयं भी पूरे नहीं है और परिवार में जीने जाए, मैं जैसे हॉस्पिटल में हूँ पेशेंट्स के साथ, स्टाफ के साथ, पूरे तो हम नहीं है, मगर जहाँ जहाँ हम कर पाए अपनी धीरता का अभ्यास करें, बार बार स्मरण में लाएं क्या मैं धीरता पूर्वक प्रस्तुत हो पा रही हूँ। फिर धीरे धीरे वीरता, उदारता, दया, कृपा करना हम में आएगी, ऐसा मैं समझ पा रही हूँ। तो बार बार इसका
प्रहाराभ्यास हम करते हैं, ऐसा मैं समझती हूँ। समय अब कम है तो अपनी बात को विराम देती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे व्यक्तित्व का। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मैं अगली प्रस्तुति के लिए अंजू दीदी को आमंत्रित करती हूँ। अंजू दीदी। नमस्ते सभी को। बाबा जी को शत शत नमन। योगेश भैया के प्रति कृतज्ञता, साथ ही देवघर परिवार, जयश्री दीदी, प्रमिला दीदी एवं पूर्णिमा दीदी के प्रति आभार। मैं इस प्रेजेंटेशन फॉर्मेट राइटिंग में कर रही हूँ। इसमें पहले इंट्रोडक्शन में मैं कह रही हूँ, लोक न्याय का आधार मानवीयता है। मैंने प्रयास किया है कि इसे मैं प्रेजेंट करूं। शायद मेरी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी नहीं होगी, फिर भी मैं सामने रखती हूँ। इंट्रोडक्शन। लोक न्याय का आधार मानवीयता है। तृप्ति के प्रमाणों को समझकर स्वयं के तृप्ति बिंदु को कल्पनाशीलता और कर्म स्वतंत्रता के साथ पहचान कर अपने अर्थात मानव के मूल्यमयता को अस्तित्व में समझना ही मानव मूल्य है। बाबा जी ने 6 मानव मूल्यों का होना बताया है, जो संबंधों में है और वृत्ति में गठित होते हैं। इनमें धीरता, वीरता, उदारता लौकिक मानव मूल्य हैं, जो भ्रमित मानव में पाए जाते हैं, और दया, कृपा, करुणा अलौकिक मानव मूल्य हैं, जो जागृत मानव में होते हैं। पूज्य बाबा जी ने अपने अनुभव प्रमाण को व्यवस्था में भागीदारी करते हुए अपने अनुभूतियों का वर्णन मानव जाति के समक्ष रखा, ताकि मानव समझदार हो सके। अपने व्यवहार से व्यवस्था में, परिवार में, समाज में मानव अपने कर्तव्य और दायित्वों को समझे। जीवन में मूल्यांकन करते हुए परिवार, समाज में प्रत्येक संबंध में न्याय एवं संबंधों को समझे, समझकर मूल्यांकन कर पाए और मूल्यांकन के अनुसार संबंधी को न्याय उपलब्ध कराए और समाधानित कर पाए। इन 6 मूल्यों को समझने के लिए लक्ष्य को अपने मानसिकता में स्थिर किया जा सकता है। लक्ष्य स्थिर करने के लिए आचरण और व्यवहार पर ध्यान रखना होगा। लक्ष्य प्राप्ति के लिए भाव के विकास की आवश्यकता है और आचरण में प्रवृत्तियों के परिमार्जन न करने से भाव का विकास होता है। आचरण में प्रवृत्तियों के परिमार्जन करने से भाव का विकास होता है और लक्ष्य सतत अंतर प्रेरणा मिलती है। साथ ही परिवार में एक सुखद तृप्ति बिंदु स्थापित होता है। ऑब्जेक्टिव। मानव होने के नाते हमारी मूल्यमयता को अस्तित्व में समझना मानव मूल्यों के होने के प्रमाण की पहचान है। इनको समझने के लिए मानवीय व्यवस्था में मानव मूल्य, स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य, वस्तु मूल्य के अंतर संबंध से मानवीय व्यवस्था का प्रारूप बनता है। पारिवारिक व सामाजिक व्यवस्था में 3 पीढ़ियों के अंतर संबंध की सार्वभौमिकता जो पूज्य बाबा जी ने दर्शाई है, ऐसी व्यवस्था में योग्यता, पात्रता, आकांक्षा और अपेक्षाओं के अनुरूप जो शुभकामनाएं हैं, प्रवृत्तियां, सद्भावनाओं, प्रकृतियां और स्वीकृतियां हैं, वो जीवन विद्या शिविरों में पूज्य बाबा जी के संवादों में और वांग्मय पढ़ते सुनते मार्गदर्शन लेते हुए परस्परता में मानव होने के कारण मानवीय स्वभाव, मानवीय दृष्टि, मानवीय विषय का परिचय देते हैं, जिनका आचरण, व्यवहार और संबंधों में आना आवश्यक है। भाव, सेवा और वस्तु के साथ अपनी प्रवृत्तियों को परिमार्जित करते, संबंधों में के मूल्यांकन करते, उत्साह के साथ और विश्वास और निरंतरता, कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी के साथ धीरता पूर्वक कार्य करते रहने पर इन मूल्यों का प्रकटन 4थी पीढ़ी में दिखेगा। केजी से 2 पीजी का यह कार्यक्रम 18-20 वर्षों
का है। इस संदर्भ में चेतना विकास मूल्य शिक्षा के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों में के कुछ परिणाम संस्कृति सभ्यता के आयाम विधि व्यवस्था की गहराई आंशिक रूप में उभर कर आ रहे हैं। इससे मानव संबंधों की पहचान वाङ्मय की मदद से मूल्यों का निर्वाह समझकर निर्वाह करने, मूल्यांकन समझ पाएंगे। समाधान, समृद्धि, परस्पर अभय तृप्ति, सह अस्तित्व के अर्थ में अध्ययन, उत्पादन, कार्य व्यवहार मानव में स्थिर होगी और कल्पना में बनेगी। परिवार व्यवस्था के निर्वाह से समाधान, समृद्धि, प्रमाण सहित सार्वभौम सहज परंपरा स्थापित होगी। प्रॉब्लम स्टेटमेंट। मूल्यांकन की भावनिक आवश्यकता तात्विक रूप में बनी रहती है। बौद्धिक रूप में मूल्यांकन को समझना चाहते हैं और इनकी स्वीकृति से अभय तृप्ति घटित होती है, परंतु तात्विक रूप में न्याय अस्पष्ट होने के कारण बौद्धिकता में कंफ्यूजन है। पारंपरिक शिक्षा प्रणाली में मूल्यों का पता नहीं है। परिवार में कैसा व्यवहार करना किसी को समझ नहीं आता। साथ में भौतिकवाद में संग्रह सुविधा प्रोत्साहित है, अतः आचरण पर चर्चा नहीं होती है। मूल्यांकन की स्वीकृति और अभय तृप्ति तो दूर की बात है। न्याय के प्रति निष्ठा रखते हुए दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने की परिस्थिति में धीरता, वीरता, जब संबंधी के साथ मान्यताओं का मतांतर होता है तो आग्रही होकर हम अपने मतों को पुश करना नहीं होता है। न्याय की स्थिति में चिंतन की स्पष्टता एवं निरंतरता आवश्यक है। हम जिसका फोकस हमें अपनी प्रवृत्तियों पर होना होगा। अभिभ्रम में अपनी प्रवृत्तियों पर ध्यान न होने के कारण अन्य के जागृति का भी मार्ग हम अवरुद्ध करते हैं। अपने समस्याओं, गिला शिकवा शिकायत के द्वारा परिवार में समृद्धि न प्रस्तुत करके संग्रह सुविधा करने में लगे हैं। समृद्धि के बदले अभाव की स्थिति बनती है। कभी कभी अविश्वास, असम्मान और दुराग्रह की स्थिति भी बनती है। मानव मूल्यों पर ध्यान, मूल्यांकन न होते रहने पर विचार, व्यवहार बदलते रहते हैं। अतः व्यवहार या आचरण की निरंतरता न रहने पर तृप्ति बिंदु नहीं रहती। अंडरस्टैंडिंग, सेल्फ रिस्पेक्शन और रिफ्लेक्शन और इनपुट्स। धीरता, न्याय की प्रति निष्ठा तभी आती है जब बराबर हमारा ध्यान हमारी प्रवृत्तियों पर और उनके परिमार्जन पर रहता है। इन परिमार्जित प्रवृत्तियों का अभ्यास करते रहना और इन बदलाव के संबंधों में लाना वीरता है। समाधान, समृद्धि, अभय बना रहे, इसके लिए निरंतर तन मन धन का समर्पण उदारता है। अपने कॉन्टेक्स्ट में मैं कहना चाहूंगी कि मैंने फरवरी 2022 में जीवन विद्या का परिचय शिविर योगेश भैया के सानिध्य में किया था। उस वक्त जीवन को पिछले उस वक्त जीवन को समझने का आधार नहीं था। पिछले 2 वर्षों से मैं देवघर परिवार के वाङ्मय पठन के सुबह के सत्र में निरंतर जुड़ रही हूँ। अध्ययन क्रम में अधिकांश बातें मेरी समझ में नहीं आती, परंतु समाधान, समृद्धि, अभय सहअस्तित्व में जीने की चाहत से मैं और अपने को समझदार बनाने की प्रयास कर रही हूँ और जुड़ रही हूँ। ये मुझे धीरता का आंशिक रूप दिखता है। मुझे समझ आ रहा है कि मुझे और अधिक स्वाध्याय एवं स्व मूल्यांकन करने की आवश्यकता है। पूर्व में मैंने परिवार में, समाज में, संबंधों में अपनी परंपरागत समझ से अपने कर्तव्य व दायित्व निभाने का प्रयास किया है, परंतु समझ के अभाव में मैं कई जगह असफल रही हूँ
और परिवार में सुख समृद्धि अभय का वातावरण नहीं बना पाई, उत्सव का माहौल न बना पाई। वैसे ही मेरा प्रयास रहता है कि मैं सह अस्तित्व में जीऊं। बिजली, पानी आदि अन्य संसाधनों की बर्बादी या अनावश्यक प्रयोग करने से बचने का प्रयास करती हूँ। अपने समझ के अनुसार सह अस्तित्व में जीने का प्रयास है। प्लास्टिक के इस्तेमाल से बिल्कुल ही बचती हूँ, परंतु जैसी जिंदगी हम जी रहे हैं उसमें संसाधनों का अपव्यय होता ही है। साथ ही मैं उत्पादन सेवा कार्य में नहीं जुड़ पा रही हूँ। इनपुट: योगेश भैया की प्रस्तुतियों से एवं चेतना विकास शिक्षा कार्यक्रम में जुड़ने के 10 वर्षीय पठन से जब से जुड़ी हूँ, मेरी जीवन विद्या की समझ खुल रही है। इसके लिए मैं योगेश भैया को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। पूरे परिवार के प्रति आभार और कृतज्ञता। मैं इस पठन में अपनी स्थिति, परिस्थिति और कंस्ट्रेंट्स में रहते हुए जुड़ी रहूंगी। निरीक्षण, परीक्षण, सर्वेक्षण के साथ अध्ययन, मूल्यांकन करते हुए अपनी प्रवृत्तियों का परिमार्जन करते हुए उत्पादन कार्य से जुड़ने का प्रयास करूंगी। बाबा जी के द्वारा दी गई दया, कृपा, करुणा की प्रेरणा को अनुभवगामी विधि से जीने का प्रयास करूंगी। धन्यवाद। जयश्री दी और प्लीज ले लीजिए। बहुत बढ़िया प्रस्तुति दीदी, बहुत सुंदर प्रस्तुति। आपने हिम्मत करके प्रस्तुति करने का यहाँ जो संकल्प किया था वो बहुत यशस्वी हो रहा है और हो गया है। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे पूरे 5 नंबर का जो ग्रुप है उनके सदस्य का बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। आज यहाँ हमें प्रस्तुति करने के लिए संधि मिली, तो 10 वर्षीय पठन सत्र के जो आयोजक है उनका भी बहुत बहुत आभार। आगे मैं हैंड ओवर करती हूँ मंजू दीदी को। धन्यवाद दीदी। आज के सत्र में हमारे चारों बहनों की, जयश्री दीदी, पूर्णिमा दीदी, प्रोमिला दीदी, अंजू दीदी, इनकी प्रस्तुति बहुत ही सुंदर रही और बहुत स्पष्टता पाई हमने। तो बहुत ही धन्यवाद दीदी, आपने बहुत सटीक रूप से यहाँ प्रस्तुत किया। तो आज का दिन मंगलमय हो, इसी मनोकामना के साथ आज का सत्र यहाँ समाप्त करते हैं और रुकते हैं। धन्यवाद।